आपका उसका जो जो आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द प्रीमियम, एंड इट इज द प्रीमियम जो एक कॉर्पस क्रिएट करता है, एक्यूमुलेट होता है, एंड थ्रू दैट कॉर्पस इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स यू दैट मैच्योरिटी बेनिफिट या पॉलिसी बेनिफिट व्हाटसोएवर इज मेंशन्ड इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। फिर हमने कुछ वर्ड्स को सम एश्योर्ड आई टोल्ड यू कि द मिनिमम अमाउंट या मिनिमम कंपनसेशन का वो अमाउंट है जो कि उस इवेंट, उस हैपनिंग में या कैजुअलिटी पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर को पे करती है। इंश्योरर मीन्स जिसका जिसका पॉलिसी कवर लिया गया है। एंड बेनिफिशियरी इट कुड बी डिफरेंट। मैंने बताया जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे का इंश्योरेंस कराते हैं फॉर द हायर एजुकेशन, मैरिज और एनी अदर इवेंट, तो वो फिर बेनिफिशियरी यहाँ पे चिल्ड्रन हो गए, बट पॉलिसी किसकी है? पेरेंट्स की। ऐसे पेरेंट, आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट देयर मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब सम मॉनेटरी इंटरेस्ट मस्ट बी अटैच्ड टू डायरेक्ट दैट पर्सन जिसका आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, उससे मॉनेटरी इंटरेस्ट आपका लिंक होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आप पॉलिसी नहीं ले सकते। एसाइनी, एसाइनी में आई टोल्ड यू कि नॉर्मली कंपनीज के केस में क्या होता है, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कवर लेती है। इन दैट केस it is the company who pays the premium on behalf of their employee to the insurance company। और लेकिन इन केस अगर एम्प्लॉइज वो जॉब क्विट करता है या छोड़ता है, और इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉय को कवर रखना चाहती है ताकि कोई कैजुअलिटी वगैरह हो तो कंपनी को कंपनसेशन ना देना पड़े। इट इज द इंश्योरेंस कंपनी विच प्रोवाइड द मैच्योरिटी बेनिफिट या पॉलिसी बेनिफिट। एसाइनी अगर कंपनी, नॉर्मली उस केस में एसाइनी कंपनी होती है, अगर वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तो जो भी पॉलिसी सरेंडर होने के बाद जो भी बेनिफिट होता है, सेल प्रोसीड ऑफ बेनिफिट, वो सारा एसाइनी मतलब कंपनी को मिलता है, ना कि उसके नॉमिनी या उसके लीगल सक्सेसर। कॉन्ट्रैक्ट, आई टोल्ड यू एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द अंडरराइटर। मैंने आपको ये बताया था कल कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया वो री इंश्योरेंस करती है अपने आप को अंडरराइटर्स के थ्रू। कहने का मतलब दे वर्क एज एजेंट, ब्रोकर और इंटरमीडियरी बिटवीन द फॉर द इंश्योरर। तो uh, जो इंश्योर्ड है उसके और कंपनी के, क्योंकि जो अंडरराइटर होता है वो किसी और मर्चेंट बैंकर के साथ वो अपना एग्रीमेंट रखती है, री इंश्योरेंस कराती है। मतलब जब भी क्लेम सेटलमेंट होता है, इट इज द अंडरराइटर हु पेज द अमाउंट, नॉट द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मारुति उद्योग, मारुति जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो मारुति जनरल इंश्योरेंस मारुति की सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस करती है, बस उसका अंडरराइटर दूसरी कंपनी होती है। मतलब इट इज द अंडरराइटर हु पेज द कंपनसेशन अमाउंट, और ये कमीशन लेते हैं। So they work as a intermediary. Insurable interest, I have already explained you कि insurable interest का मतलब जिसका आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, जिसका आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, वो उसके साथ आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट अटैच होना चाहिए। मतलब उस उस उसके साथ अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई हैपनिंग होती है, तो दैट मस्ट डायरेक्टली अफेक्ट यू, तभी आपका वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, तभी आप किसी के लिए पॉलिसी आप करा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ इंश्योरेंस। दिस इज द न्यू थिंग। नेचर ऑफ इंश्योरेंस में द फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है कि ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है? लॉन्च करती है पॉलिसीज। मान लीजिए कि एक पॉलिसी वन लॉन्च किया, इस पॉलिसी में इन्वेस्टर पैसा लगाता है। इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनी में पैसा नहीं लगाता है, जो पॉलिसी वो लॉन्च करता है। मान लीजिए पॉलिसी वन है, तो इस पॉलिसी वन में पॉलिसी होल्डर पैसा लगाता है।
पॉलिसी होल्डर। अब ये पैसा यहाँ पे ये पूल ऑफ फंड होता है, यही पूल ऑफ फंड होता है, जिसको आप कॉर्पस भी बोलते हैं, कॉर्पस। तो होता क्या है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी लॉन्च करती है, और उस पॉलिसी जो लॉन्च करती है, उस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर, तो देयर आर सेवरल पॉलिसीज लॉन्च बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करती है इंश्योरेंस कंपनीज, और उस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो कन्विंस होते हैं पॉलिसी होल्डर्स, वो उसमें पैसा लगाते हैं। तो हर पॉलिसी का एक पूल ऑफ फंड या कॉर्पस होता है। इस पैसे को कहाँ पे लगाया जाता है? फिर मार्केट में लगाया जाता है। फिर वो कंपनी क्या करती है, उस पॉलिसी का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, एज पर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी है, पॉलिसी का जो भी पूल ऑफ फंड होता है, पूल ऑफ फंड है, इसको कहाँ पे लगाते हैं? मार्केट में लगाते हैं। तो इट इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट एज पर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो जो भी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके हिसाब से उस पूल ऑफ फंड को, उस पॉलिसी के पैसे को कंपनी क्या करती है? मार्केट में लगाती है। और इस पॉलिसी में जो पूल करते हैं पैसे, उन्हीं को आप पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। ये आपके पॉलिसी होल्डर। तो अगर आप देखा जाए तो शेयरिंग ऑफ रिस्क हो रही है, क्योंकि सारे लोग पैसा यहाँ पूल कर रहे हैं। उसके बाद किसी एक के साथ इवेंट होता है, तो उसको वो क्लेम मिलता है। मतलब जैसे किसी के साथ अनटाइमली डेथ हो गए, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो सम एश्योर्ड या पॉलिसी बेनिफिट उसको मिलेगा। तो इट्स द शेयरिंग ऑफ रिस्क, मतलब लोग पैसा कंट्री कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं उस पॉलिसी में। और फिर जब कोई घटना होगी, जब कोई इवेंट होगा जिसको उस पॉलिसी में कवर किया गया है, तो कंपनी क्या करती है? उस इंडिविजुअल को, मतलब लाखों करोड़ों लोग, आपको पता होना चाहिए, LIC इतनी बड़ी कंपनी है कि सिर्फ बॉम्बे शहर में, मुंबई शहर से, एक शहर से, पर डे, पर डे, ये 2000 शायद 10 उनका डेटा है, ये 8 करोड़ रुपए पर डे प्रीमियम का कलेक्शन होता है। एवरी डे दे कलेक्ट प्रीमियम ऑफ 8 करोड़। तो दे हैव ए ह्यूज कॉर्पस। और तो अब उस कॉर्पस, जैसे आप गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, तो अगेन शेयरिंग ऑफ रिस्क। कई लोगों का क्या होता है कि कई कई साल पुरानी गाड़ी, हर साल वो इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, लेकिन कभी भी उसको क्लेम नहीं करते, क्योंकि उनकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अगर 10 साल तक भी उन्होंने पॉलिसी लिया है, और अगर 8-9 हजार रुपए प्रीमियम दिया है, तो इसका मतलब 80-90 हजार आपने दिया, और जिसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्लेम उसको मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ रिस्क, मतलब ढेर सारे लोग पैसे को कंट्री कर रहे हैं, और जिसके साथ वो इवेंट हो रहा है, वो हैपनिंग हो रही है, जो पॉलिसी में कवर है, उसी को वो बेनिफिट मिलता है। तो इट्स अ डिवाइस फॉर शेयरिंग ऑफ रिस्क। दूसरा कोऑपरेटिव डिवाइस, नाम से ही क्लियर है कि आप, क्या होता है कि आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे लोग मिलकर के, जितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, ये पैसा पूल करते हैं। पूल करने के बाद उस पैसे को मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उससे रिटर्न आता रहे। और प्लस जिनका जिनको जो जिनसे क्लेम मिलता है, जिस पॉलिसी होल्डर के, जिसके साथ वो हैपनिंग होती है या इवेंट होता है, उनको वो क्लेम भी सेटलमेंट किया जाता है। तो इट्स अ कोऑपरेटिव डिवाइस। इसमें इसीलिए जब भी कोई इंश्योरेंस प्लान मार्केट में आता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत एग्रेसिवली उसको मार्केट करती है, क्योंकि जितने ही ज्यादा पॉलिसी होल्डर जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा रिस्क शेयर होगा, उतना ही ज्यादा कॉर्पस बढ़ेगा, कॉर्पोरेट फंड बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा उनका पोर्टफोलियो बढ़ता है इन्वेस्टमेंट का। वो उस पैसे को और ढेर सारी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी रेगुलर इनकम उससे होती रहे, टू सेटल द क्लेम, क्लेम को सेटल करने के लिए। वैल्यू ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली इंश्योरेंस इज ए रिस्क हेजिंग टूल। आई टोल्ड यू कि इंश्योरेंस इज ए रिस्क हेजिंग टूल। रिस्क हेजिंग टूल, रिस्क हेजिंग टूल का मतलब जो भी आपका लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, बिकॉज ऑफ दैट इवेंट और हैपनिंग्स, या एक्सीडेंट या कैजुअलिटी, तो उसमें जो भी लॉस होगा, उसको कंपत उसकी वैल्यू, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको वो कवर करते हैं। तो वैल्यू ऑफ रिस्क, मतलब जो भी आपका, रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबल फाइनेंशियल लॉस, कितना आपको लॉस हो सकता है, मतलब घटना होने के बाद कितना नुकसान हो सकता है, तो
उसकी वैल्यूएशन करके उसको कवर किया जाता है। तो इट्स द कवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ रिस्क। अमाउंट ऑफ पेमेंट, इसमें क्या होता है, यू हैव टू पे रेगुलर अमाउंट, देयर इज ए कॉस्ट फॉर होल्डिंग द पॉलिसी एंड दैट इज नोन एज द प्रीमियम। पेमेंट एट कंटीजेंसी, जब भी कोई आपका एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो पॉलिसी बेनिफिट हमेशा इंश्योरेंस, इसीलिए इसमें मोर्टेलिटी चार्ज होता है। रिस्क कवरेज मस्ट बी देयर, अगर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें रिस्क कवरेज नहीं है तो इट कैन नॉट बी ए पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। आईआरडीए के नियम के हिसाब से, आईआरडीए के रूल के हिसाब से, ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज मस्ट कैरी सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब वो नेग्लिजिबल नहीं, एक सिग्निफिकेंट रिस्क कैरी करना चाहिए। मोर्टेलिटी चार्ज इसीलिए चार्ज करती है कंपनी, बिकॉज कंटीजेंसी के केस में, इमरजेंसी। एंड सेकेंडली, यहाँ पे कंटीजेंसी का मतलब ये भी होता है कि सपोज आपको लोन वगैरह लोन लेना है, यू कैन सरेंडर, आप मॉर्गेज कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बेनिफिट श्योर होता है। लाइफ इंश्योरेंस में श्योर होता है, जैसे किसी की डेथ होनी ही होनी है तो आफ्टर द डेथ वो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। यू कैन मॉर्गेज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड टेक द लोन फ्रॉम द बैंक। तो इट एक्ट्स एज ए पेमेंट एट, तो मुसीबत के समय आप उसको एक मॉड असेट की तरह भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मॉडगेजिंग टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस। लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये कॉर्पस होता है, तो सब जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, तो देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, तो उन सबको जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उनको कवरेज प्रोवाइड होता है। ऑलवेज रिमेम्बर इट, इंश्योरेंस इज नॉट ए गैम्बलिंग, ये कोई जुआ नहीं है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रॉपर एक मैथमेटिकल, एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट है, प्रॉपर एक प्रोडक्ट है जिसमें एक प्रॉपर तरीका है, मतलब पॉलिसी होल्डर से पैसा लिया जाता है, उसको पूल किया जाता है, फंड मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केट दे गेट द रिटर्न। और इस तरह से उस कॉर्पस की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, उस कॉर्पस की वैल्यू इंक्रीज करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। और चूंकि पूल ऑफ फंड या कॉर्पस की वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती रहती है, तो फिर उसी से वो कंपनसेट करते हैं जब कोई क्लेम आता है या पॉलिसी बेनिफिट जब देने की बात होती है। इट्स नॉट ए गैम्बलिंग, इट्स ए बिजनेस, प्रॉपर इसका एक प्रोसेस है, और उस सर्विस का चार्ज है जो आपसे प्रीमियम फॉर्म लेते हैं, बाकायदे उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। इट्स नॉट ए गैम्बलिंग, कोई जुआ नहीं। इंश्योरेंस इज नॉट ए चैरिटी। अगर कहे कि आपके साथ कोई घटना हो गई और आपको कंपनी ने 1 करोड़, तो इट्स नॉट ए, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, इट्स द पॉलिसी बेनिफिट। एवरीथिंग इज डिफाइंड बिकॉज देयर इज ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव कंपनी इज बाउंड टू प्रोवाइड यू दैट बेनिफिट विच इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी। जो पॉलिसी में कवर्ड है वो बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है, और कोई चैरिटी नहीं करते। अगर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है तो इट्स नॉट ए चैरिटी। आपको लगता है कि आपने प्रीमियम, जैसे एक गाड़ी है, आपने 1-2 प्रीमियम दिया, 1 प्रीमियम दिया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसका बिल 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का आ गया और कंपनी ने पैसे दे दिए, तो आपको लगता है कि चैरिटी हो गई। या किसी की अनटाइमली डेथ होती है, आप वैसे ही कल की तरह तुरंत लॉग इन कर लीजिएगा जैसे ही लॉग आउट होगा या टाइम आउट होगा। द सेम आईडी एंड पासवर्ड विल बी देयर फॉर ऑल द डेज। तो इंश्योरेंस इज नॉट ए चैरिटी, इंश्योरेंस कोई चैरिटी नहीं है। तो अगर कोई अनटाइमली डेथ या कुछ होता है और कंपनी आपको पेमेंट करती है, पैसे देती है इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनसेट दैट फाइनेंशियल लॉस, तो वो कोई चैरिटी नहीं कर रही, इट्स देयर बिजनेस, दे हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग एंड इट्स अ कोऑपरेटिव रिस्क, सभी लोग रिस्क को शेयर कर रहे हैं, एक कोऑपरेटिव डिवाइस है और अंडर दैट प्लान वो आपको पैसे मिल रहे हैं। तो इट्स नॉट ए चैरिटी, नेदर गैम्बलिंग। सर हाँ जी। सही, सेकंड पॉइंट समझा दीजिए फिर से एक बार, कोऑपरेटिव डिवाइस वाला। कोऑपरेटिव डिवाइस का मतलब होता है एक कोऑपरेटिव डिवाइस का मतलब होता है कि पूल ऑफ फंड। ये इसमें क्या होता है कि जैसे लोग पूल करते हैं, पूल ऑफ फंड, इसमें सारे लोग पैसा पूल करते हैं, जितने भी लोग हैं।
तो ये वो लोग कौन है? ये पॉलिसी होल्डर्स है, दे आर द पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी। तो अब ये पैसा पूल कर दिया, तो यहाँ पे सारा पैसा आ गया। फिर इसके बाद फंड मैनेजर्स इसको मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर जो होते हैं वो इस पैसे को कहाँ पे लगाते हैं? मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन मार्केट। तो इसका इन्वेस्टमेंट फिर कहाँ करते हैं? मार्केट में। और उससे रिटर्न जो मिलता है उसी से पॉलिसी होल्डर को, जो भी रिटर्न आता है उसी से पॉलिसी होल्डर को सेटलमेंट होता है, जो भी रिटर्न वगैरह आता है इससे मार्केट में पैसा लगता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोऑपरेटिव डिवाइस है, मतलब सारे लोगों ने पूल किया। मान लीजिए 1 2 3 तीन पॉलिसी होल्डर थे और क्लेम किसी एक को मिला, सपोज मान लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए इसने क्लेम किया तो खाली 1 को क्लेम मिला, 1 को क्लेम मिला, जबकि कंट्रीब्यूशन किसने किया है? 2 और 3 ने भी किया हुआ है। तो इट्स पूल अप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव डिवाइस। कोऑपरेटिव ओके। डिवाइस मतलब सारे लोग इसमें कंटेंट, जैसे ये डेयरी मिल्क जितने भी होते हैं, डेयरी जैसे अमूल है, अमूल क्या है? कोऑपरेटिव है। सारे किसान उसमें क्या होते हैं? अपने मिल्क को कंट्रीब्यूट करते हैं, कोऑपरेटिव बना लेते हैं। कोऑपरेटिव, ये सारे कोऑपरेटिव है। जैसे पराग है, पराग क्या है? ये मिल्क कोऑपरेटिव है। तो ये सब क्या है? कोऑपरेटिव है। इनके पास लाइव स्टॉक नहीं है, इनके पास दूध वगैरह नहीं होते। किसानों से ये क्या करते हैं? दूध को पूल करते हैं, चाहे अमूल हो चाहे पराग, दे आर द कोऑपरेटिव डिवाइसेस। ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक होता है, वो भी उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें किसान लोग, पराग और अमूल में क्या होता है? कोऑपरेटिव डिवाइस है, क्योंकि सारे फार्मर जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उसकी पैकेजिंग करके, प्रोसेसिंग करके कंपनी उसको मार्केट में सेल करती है, और जो रिटर्न होता है वो बेनिफिट उसे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह मैनेज करती है। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी करती है, वो पॉलिसी लॉन्च करती है। पॉलिसी एक कोऑपरेटिव डिवाइस है जिसमें तमाम पॉलिसी होल्डर्स पैसा कंट्री करते हैं। कंट्री करने के बाद जो कंट्रीब्यूट करते हैं, पूल ऑफ फंड होता है, उसको प्रोफेशनल जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हम फंड मैनेजर, वो उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं और उससे रिटर्न गेन करते हैं। उसी से उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चलता है। उसी रिटर्न से कॉर्पस की वैल्यू बढ़ती है, पूल ऑफ फंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। उसी से वो पॉलिसी होल्डर का सेटलमेंट भी करते हैं, और जो पॉलिसी बेनिफिट होता है उसी पैसे से प्रोवाइड करते हैं। अगर वो पैसा बढ़े ना, इंक्रीज ना करे, उस पर रिटर्न ना मिले, तो कैसे वो क्लेम को सेटल करेंगे? गॉट द पॉइंट? तो इट्स दैट इज व्हाई यस। इट्स अ कोऑपरेटिव डिवाइस, इट्स अ ओके, कोऑपरेटिव थैंक यू डिवाइस। सर। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। तो एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है? द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर्स ए लॉस और नॉट। अक्सर आप देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में वर्ड एक सम एश्योर्ड वर्ड रहता है। सम एश्योर्ड का मतलब मिनिमम गारंटेड अमाउंट, मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट, या गारंटेड अमाउंट। तो ये आपका जो है, ये इतना मिलना ही मिलना है सम एश्योर्ड। तो ये बाउंड टू, चाहे वो जो इंश्योर, मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस है, आपने एक पर्टिकुलर 10 ईयर्स के लिए कोई पॉलिसी लिया है, तो अब 10 ईयर तक मान लीजिए किसी के साथ वो कैजुअलिटी नहीं होती, तो आफ्टर द 10 ईयर वन द पॉलिसी टाइम पीरियड इज ओवर, तो ए सम यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर द सम एश्योर्ड। या एक प्रीमियम आपने पे किया और वो घटना हो गई, तो यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर द सम एश्योर्ड, मतलब मिनिमम गारंटेड अमाउंट। तो चाहे वो लॉस हुआ हो ना हुआ हो, जो मिनिमम गारंटेड अमाउंट है, कंपनी इज बाउंड टू पे दैट अमाउंट। इट इज यूज्ड वेयर रिस्क इज सर्टेन एंड इज बाउंड टू हैपन। फॉर एग्जांपल, जैसे नेचुरल डेथ है, डेथ, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो होना ही है। तो अगर वो सम एश्योर्ड है तो उतना आपको मिलना ही मिलना है इन केस ऑफ डेथ। इन एश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपेंस और नॉट। मतलब चाहे जिस जो पॉलिसी में कवर किया गया है इवेंट या घटना, जो रिस्क कवर किया गया है, चाहे वो हो या ना हो, वो कंपनसेशन मिलना ही मिलना है। ये मैं जब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताऊंगा तो वहां ज्यादा क्लियर होगा, कि वहां पे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बताऊंगा, इंडोमेंट पॉलिसी प्लान बताऊंगा, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। जैसा इंडोमेंट प्लान होता है उसमें आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसमें हर साल बोनस मिलता रहता है आपके पॉलिसी में। वो जो कॉर्पस होता है, आप प्रीमियम पे करते, कॉर्पस बढ़ता रहता है। तो जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा होता है, आपके नॉमिनी को
या आपको वो सारा बेनिफिट आपको कंपनी इज बाउंड टू पे, वो सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो ऑल द लाइफ इंश्योरेंस इज इनफैक्ट एश्योरेंस, इसमें आपको गारंटेड अमाउंट मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया मतलब टिल डेथ, टिल होल लाइफ अगर आपने कोई पॉलिसी लिया है, होल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि आप जब तक लाइफ है तब तक वो आपकी पॉलिसी चलेगी, आप प्रीमियम दे करेंगे। जैसे ही आपकी डेथ हुई, आपका जो भी नॉमिनी या लीगल सक्सेसर है, he will get all the benefit, he or she will get all the benefit, company can not divide। तो यहाँ पे क्या हो गया, एश्योरेंस हो गया कि नहीं, because whole life mean till the life you will pay the premium, and at the end of life, after the life, after the death, obviously the nominee or the beneficiary will get all the benefits, policy benefit। तो ये क्या हुआ, एश्योरेंस हो गया, गारंटी हो गया टू गेट द पॉलिसी बेनिफिट। या आपने पॉलिसी को सरेंडर किया, किसी ने सरेंडर कर लिया, तो ऑब्वियसली जो भी पॉलिसी बेनिफिट है, मेच्योरिटी बेनिफिट है, वो मिलना है। टर्म इंश्योरेंस है, तो जैसे ही वो टर्म पूरा हुआ, अब चाहे अगर टर्म के बीच में कोई घटना हो जाती है, जो रिस्क कवर है, जैसे मान लिया डेथ उसमें कवर है, एक्सीडेंट कवर है, या डिजीज कवर है, तो अगर वो घटना हो जाती है तब तो सम एश्योर्ड मिलना ही मिलना। अगर वो घटना नहीं होती है तो भी टाइम पूरा होने के बाद आपको जो भी पॉलिसी बेनिफिट है वो मिलेंगे। दैट्स व्हाई ऑल द लाइफ इंश्योरेंस आर एश्योरेंस, यहाँ पे आपको गारंटी मिली हुई है पॉलिसी बेनिफिट का, तो दैट्स व्हाई दे आर द एश्योरेंस। वेयर एज जो जनरल इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस इनफैक्ट वही होता है, क्योंकि उसमें उस घटना को होना जरूरी है। जैसे आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, तो जब तक गाड़ी का डैमेज नहीं होगा, जब तक गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, यू कैन नॉट क्लेम फॉर द इंश्योरेंस, आप क्लेम नहीं कर सकते। और जितना डैमेज होगा, जितना लॉस होगा, मैक्सिमम उतना ही कंपनसेशन आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जनरल इंश्योरेंस वेस्ट हो जाता है। जैसे आपने फायर इंश्योरेंस कराया और आग लगी ही नहीं, तो वो लैप्स कर जाएगा, बिकॉज इट रिमेन्स फॉर 1 ईयर। अब जैसे टाटा AIG वालों ने कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनी 3 ईयर 5 ईयर के लिए करने लगा, अदरवाइज टिपिकली इट इज वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली। एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू द पॉलिसी। तो जनरल इंश्योरेंस में क्या हुआ कि अब टू क्लेम द लॉस, वो इवेंट होना जरूरी है। अगर आपको कंपनसेशन तभी मिलेगा व्हेन दैट इवेंट विल अकर, वो हैपनिंग अगर होती है तो। और सर जो प्रीमियम भरा है वो? प्रीमियम लैप्स हो जाता है। आप देखते नहीं, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, पता चला 20 साल से गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, कभी आपने क्लेम नहीं लिया। तो कुछ मिलता भी है तो नो क्लेम बोनस मिलता है, उसको बोलते हैं NCB, नो क्लेम बोनस। पता चला कि आपने मान लीजिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और 10,000 आपने प्रीमियम दिया, ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपने साल भर में आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ या डैमेजिंग नहीं हुई तो आप कोई क्लेम नहीं करेंगे, तो ये 10,000 आपका क्या हो गया, लैप्स हो गया। इसीलिए तो ये रिस्क शेयरिंग है, कोऑपरेटिव डिवाइस है, कि किसी एक के साथ घटना होती है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आपको नो क्लेम बोनस मिल जाएगा। नो क्लेम बेनिफिट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 25% पहले साल नो क्लेम बेनिफिट, मतलब अगले साल जो भी आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा उसमें 25% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ, डैमेज आपने क्लेम किया, तो ये नो क्लेम बेनिफिट फिर आपको नहीं मिलता है। तो बस आपको जनरल इंश्योरेंस में क्या, ऐसे ही आपने मरीन इंश्योरेंस, जितने भी शिप वगैरह जाते हैं इनका मरीन